हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग BPC 003 का ब्लॉक 1 यूनिट 1 कर रहे हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च से। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये बात कर रहे हैं कि जितनी भी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज होती हैं उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होता है। और इसमें जो भी रिसर्चेज होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल और मैनिपुलेशन का यूज़ होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ती हैं। तो जो चीज़ें कंट्रोल और मैनिपुलेट करी जाती हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें। उन वेरिएबल्स के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। साइकोलॉजिकल रिसर्चेज में साइंटिफिक नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, मतलब कि जो भी एक साइंटिफिक रिसर्च होती है उस तरीके से ही सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। गोल्स क्या होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के? तो इसका पहला गोल तो ये होता है कि हमने किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करना है। जैसे साइकोलॉजिकल रिसर्च किस लिए की जाती है कि अगर हम किसी के बिहेवियर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इसलिए साइकोलॉजिकल रिसर्च करी जाती है। तो पहला काम तो ये होता है कि उसको डिस्क्राइब करो। तो जैसे डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग अ बिहेवियर एंड नोटिंग एवरीथिंग अबाउट इट। डिस्क्राइब करने का मतलब यही है कि आप ऑब्जर्व करो बिहेवियर को और सब कुछ नोट करो उसके बारे में। जैसे अगर कोई टीचर है, उसने ये नोटिस किया है कि उसकी क्लास में एक छोटी लड़की है जो ढंग से बिहेव नहीं करती है। अब उसका ये बिहेवियर जो है वो बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही है, उसने नोट डाउन कर रखा है कि वो रेगुलरली नहीं आती है, अपना होमवर्क नहीं करती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये सब चीज़ें नोट करना, ऑब्जर्व करना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो स्टूडेंट के बिहेवियर का डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट शी इज डूइंग गिव्स अ स्टार्टिंग प्लेस फॉर द नेक्स्ट गोल। तो पहले जब हम ये लिखते हैं कि बिहेवियर है क्या, कौन सा बिहेवियर है जिसके ऊपर हमने रिसर्च करनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि एक लड़की है जो ढंग से बिहेव नहीं कर रही है, तो उसका एक एग्रेसिव बिहेवियर है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, तो वो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। दूसरी चीज आ जाती है वाई, मतलब कि क्यों वो ऐसा कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। टू फाइंड आउट वाई द गर्ल इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। अब वो टीचर ये ढूंढेगी कि वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। वो काउंसलर से बात करेगी, काउंसलर को बोलेगी कि उसकी काउंसलिंग करो, या उसके ऊपर जो भी पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जो भी काउंसलर करेंगे उससे उनको बोला जाएगा। पेरेंट्स को बताया जाएगा कि वो स्कूल में बहुत एग्रेसिवली बिहेव करती है। ये सब चीज़ें क्यों करी जा रही है, ये ढूंढने के लिए कि उसके इस बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है। तो एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा बिहेव वो क्यों करती है, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे। द गोल ऑफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स द ऑब्जर्वेशन। जो डिस्क्रिप्शन जो हमने पहला गोल पढ़ा उसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है और बिहेवियर को नोट करना होता है। एंड गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन हेल्प्स टू बिल्ड द थ्योरी। और जो दूसरा गोल अभी हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन वाला, एक्सप्लेनेशन वाला गोल है जो, उसमें हमें हेल्प करता है एक थ्योरी बिल्ड करने में। थ्योरी एज इन मतलब कि अगर वो इस तरीके से बिहेव कर रही है तो वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से कर रही होगी। तो वो रीज़न जो हमें पता चलता है तो उससे हम एक थ्योरी बिल्ड कर पाते हैं कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम में हो तो वो ऐसे बिहेव करता है, तो इस तरह से थ्योरी बन जाती है। तीसरा गोल आ जाता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार हमें पता चल गया कि अगर किसी कॉज की वजह से कोई बिहेवियर हो रहा है, किसी कॉज का ये इफेक्ट है, मतलब अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि डिसलेक्सिया है उस लड़की को, इसीलिए उस डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम की वजह से अगर वो ऐसा बिहेव कर रही है जैसा टीचर ने नोट किया था, तो अब हम फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका आगे कैसा बिहेवियर रहेगा। डिटरमाइनिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इज अ प्रिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर वुड प्रिडिक्ट दैट दिस लिटिल गर्ल विल प्रोबेबली कंटिन्यू टू डू पुअरली। मतलब वो ये प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर ये रीज़न है इसके इस बिहेवियर का, तो इस रीज़न की वजह से अब ये आगे भी फ्यूचर में भी इसी तरीके से बिहेव करेगी और इसके जो स्कूल के स्कोर्स होंगे वो भी बहुत पुअर आएंगे, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को आगे भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो प्रिडिक्शन भी एक गोल हो जाता है।
देन कंट्रोल आता है चौथा जो गोल होता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि उसको कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल का मतलब ये है कि उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि उसको हेल्प मिले अपने डिसलेक्सिया वाली प्रॉब्लम से कोप अप करने की, उसको डील करने की हेल्प मिले, और उसके वो चीज़ उसके बिहेवियर में ना इफ़ेक्ट करे। तो ये जो इफ़ेक्ट है इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस इफ़ेक्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। तो कंट्रोल में क्या होता है, द गोल इज टू चेंज अ बिहेवियर फ्रॉम अनडिजायरेबल टू अ डिजायरेबल, मतलब एक अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिजायरेबल में चेंज करने को कंट्रोल कहते हैं। फाइनल गोल होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसको रियल लाइफ में जब आप अप्लाई करोगे लोगों की हेल्प करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ऑफिसेज हो, कहीं पे भी आप उसको अप्लाई करोगे ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। इन सम केसेस द मेन फोकस माइट बी ऑन डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडिक्शन, मतलब सारी रिसर्चेज जितनी भी करी जाती हैं उनमें पांचों गोल ज़रूरी नहीं है हो, कहीं कहीं तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन और प्रोडिक्शन तक ही चलते हैं, उसके आगे उसको अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे पर्सनालिटी थ्योरिस्ट जो होते हैं, जो लोगों की पर्सनालिटी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे वो उसको डिस्क्राइब और प्रोडिक्ट करने तक ही रुक जाते हैं, फिर आगे उसकी एप्लीकेशन नहीं होती है। फिर आगे चलते हैं, इसमें प्रॉब्लम किस तरह से होती है। जैसे कोई भी अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमने फेस करी होगी, तभी तो हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने का मतलब ही तभी बनता है जब हमें लगता है कि इस चीज़ के ऊपर हमें नॉलेज नहीं है, हमें वो नॉलेज चाहिए। रिसर्च नॉलेज गेन करने के लिए करी जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम मतलब क्या हो गया कि जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, तो जब हमें ये लगता है कि हमारे पास जो है इनफ नॉलेज नहीं है और हमें और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो उसको हम उस चीज़ को हम प्रॉब्लम बोले जा इस मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम बोलेंगे। उस प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन की तरह फॉर्म किया जाता है। अ प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन प्रपोज फॉर सॉल्यूशन, मतलब आपके माइंड में एक क्वेश्चन है और आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो वो प्रॉब्लम हो गई। जैसे ऊपर वाले केस में एग्जांपल में टीचर के माइंड में ये क्वेश्चन था कि उस लड़की का बिहेवियर ऐसा क्यों है, तो वो बिहेवियर एक क्वेश्चन हो गया उसके माइंड में, मतलब एक ये प्रॉब्लम हो गई जिसका वो सॉल्यूशन ढूंढ रही है। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम यानी कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला तो ये है कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब है जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप काम कर रहे हो उसको आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने का मतलब है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल अगर हमने हटा लिया तो उसको ही अगर हम ले लेते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे कि इज देयर इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डिसलेक्सिया एंड एग्रेसिव बिहेवियर, कि क्या डिसलेक्सिया और एग्रेसिव बिहेवियर में कोई रिलेशनशिप है, या फिर वाई डू स्टूडेंट्स बिहेव इन एग्रेसिव मैनर इन स्कूल। अगर हमें ये पता नहीं है कि डिसलेक्सिया है तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे बनेगी कि स्कूल में क्यों बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, वाई डू सम स्टूडेंट्स या सम चिल्ड्रन बिहेव एग्रेसिवली इन स्कूल। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, मतलब हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें उसके बिहेवियर को रिसर्च करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लियरली पता चलना चाहिए कि हम किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारी स्टेटमेंट ये कह रही है कि हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ बच्चे स्कूल में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्यों होते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। जैसे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन आईक्यू एंड क्लासरूम अचीवमेंट, तो किसी के आईक्यू और क्लासरूम के स्कोर में अच्छा स्कोर करना क्लासरूम में, तो उसमें क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एंग्जाइटी एंड एडजस्टमेंट अमंग स्कूल गोइंग, एंग्जाइटी और एडजस्टमेंट में क्या रिलेशन है। डू स्टूडेंट्स लर्न मोर फ्रॉम अ लेक्चर मेथड देन फ्रॉम डिस्कशन, क्या स्टूडेंट्स लेक्चर मेथड से ज़्यादा समझते हैं या फिर डिस्कशन से। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं कि हम जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं हमने उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये स्टेटमेंट एकदम क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। प्रॉब्लम एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, प्रॉब्लम में दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप नज़र आना चाहिए। जैसे ये दो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, आई क्यू, क्लासरूम अचीवमेंट, क्या ये आपस में रिलेटेड है, तो ये दोनों वेरिएबल हो गए। एंग्जाइटी एडजस्टमेंट टू स्कूल, ये दोनों वेरिएबल हो गए। लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड, ये दोनों वेरिएबल हो गए। तो ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, वो वेरिएबल्स होते हैं।
फिर कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है टेस्टेबल होनी चाहिए। एम्पिरिकल मेथड का मतलब है साइंटिफिकली टेस्टेबल होनी चाहिए प्रॉब्लम। जो साइंटिफिकली टेस्टेबल हो सके उसको एम्पिरिकल मेथड बोलते हैं। और प्रॉब्लम शुड बी सॉल्वेबल, प्रॉब्लम सॉल्वेबल होनी चाहिए। एंड जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप मेजर कर सको। अगर आप मेजर ही नहीं कर सकते हो डेटा को तो आपका डेटा कलेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो डेटा मेजर करना होगा, इसलिए क्वांटिटेटिव होना चाहिए। वेरिएबल एकदम क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे वेरिएबल्स एकदम क्लियर दिख रहे हैं। आईक्यू का कंपैरिजन हो रहा है क्लासरूम अचीवमेंट के साथ, रिलेशन निकाला जा रहा है। एंग्जाइटी का एडजस्टमेंट अमंग स्कूल के साथ रिलेशन निकाला जा रहा है, लेक्चर मेथड का डिस्कशन मेथड से। तो प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं? पहली चीज़ हमने जो डिस्कस करी थी कि हमें जब नॉलेज की कमी होती है तो वो प्रॉब्लम की तरह हमारे सामने आती है। जब हमें किसी चीज़ के पीछे का रीज़न या एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ साइकोथेरेपी दे शुड ऑफर, विच वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थेरेप्यूटिक मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव। तो यहाँ पे कम्युनिटी है जिसको साइकोथेरेपी चाहिए, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं कि कौन सी साइकोथेरेपी सबसे इफेक्टिव होगी। तो एक तरीके का गैप है नॉलेज में, तो वो एक प्रॉब्लम की तरह एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है फिर उस गैप को पूरा करने के लिए। कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट का क्या मतलब है? अगर सेम इन्वेस्टिगेशन हो रखी है सेम फील्ड में और उनके रिजल्ट अलग अलग आए हैं तो फिर वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। जैसे अगर किसी ने रिसर्च करी हुई है कि आईक्यू जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्लासरूम अचीवमेंट भी होगी, मतलब क्लास के स्कूल में उतने ज़्यादा स्कोर्स आएंगे। एक एक रिसर्चर ने ये बोला, दूसरे रिसर्चर ने ये बोला कि आईक्यू और क्लासरूम अचीवमेंट का आपस में कोई भी रिलेशन ही नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तीसरे रिसर्चर ने बोला कि आईक्यू ज़्यादा हो या कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्लासरूम अचीवमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। मतलब आपको ना कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। सेम टॉपिक पे इतनी सारी रिसर्चेज हो रखी हैं लेकिन रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है क्या या नहीं है, क्योंकि किसी ने बोला है किसी ने बोला नहीं है। Explaining a fact. Another way in which become aware of the problem is when we are possession of a fact and we ask ourselves why is this so. तो अगर हमें फैक्ट पता हो लेकिन उसके पीछे का रीज़न नहीं पता तो वो जो रीज़न है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। हमें वो रीज़न ढूंढना पड़ता है और उसी रीज़न को उठा के एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दी जाती है। अब जैसे रीज़न पता है, फैक्ट पता है, जैसे हमारा डिसलेक्सिया वाला जो एग्जाम्पल था, हमें एक चीज़ पता चल गई कि अच्छा उस बच्चे को डिसलेक्सिया है इसलिए वो बच्चा इतना ज़्यादा बिहेव एग्रेसिवली या इतना डिफरेंटली बिहेव करता है। हमें फैक्ट पता चल गया कि डिसलेक्सिया की वजह से ये बिहेवियर ऐसा होता है, लेकिन डिसलेक्सिया की वजह से बिहेवियर क्यों ऐसा होता है ये अभी नहीं पता चला। फैक्ट पता चल गया, रीज़न नहीं पता चला। तो ये फिर अगेन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ये चीज़ पता करें कि क्या डिसलेक्सिया की वजह से बिहेवियर जो है इस तरह होना होता है या इसके पीछे कोई और भी रीजंस होते हैं। तो जब इस तरीके से क्वेश्चंस उठते हैं तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है जिसको हम फाइनली जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं प्रॉब्लम? अब हमारे सामने प्रॉब्लम कैसे आती है? जब हम एवरीडे लाइफ में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको सोचें, जैसे सपोज अगर हम ये सोचें कि ऑफिस, आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों रहते हैं? क्या यहाँ का एनवायरनमेंट ख़राब है या फिर यहाँ से लोग इतनी जल्दी क्विट क्यों कर देते हैं अपनी जॉब? जॉब एट्रिशन रेट इतना ज़्यादा क्यों है? तो ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही दिखती हैं। या फिर अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो क्या स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर लगती है या ऑफलाइन? तो अगर हम अपने आसपास ही देखें तो हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नज़र आ सकती हैं जिसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स यही हो जाएंगे कि ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव है या ऑफलाइन क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव है। तो इस तरीके से एवरीडे लाइफ में ही हमें रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है।
अब रिसर्च प्रॉब्लम जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है कि वो हमारे इंटरेस्ट की होनी चाहिए, उसमें एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मेजरमेंट, मतलब आप उसको मेजर कर पाओ, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस पर काम करने की, डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंस है रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने का? The formulation of a research problem is the first and most important step of the research process. तो सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको फॉर्मुलेट करना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च का। फॉर्मुलेट करने का मतलब ये है कि आपने रिसर्च के एंड में आपको क्या चाहिए, आप किस चीज़ को ढूंढ रहे हो। जैसे आपको अपनी डेस्टिनेशन पहले आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद जर्नी करनी है, कि मतलब अगर आप रिसर्च करते हो तो आपका टारगेट क्या है, आपने क्या चीज़ वो करना है, फाइनली फाइंड आउट करना है। तो रिसर्च फॉर्मुलेशन का मतलब यही हुआ कि अपना टारगेट पहले सेट कर लो, फिर अपनी जर्नी के बारे में सोचो कि उस टारगेट तक जाने के लिए आगे आप कैसे बढ़ोगे। फिर उसके बाद आता है हाइपोथेसिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है रिसर्च, साइकोलॉजिकल रिसर्च में। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक प्रोपोजिशन देते हैं, यानी कि एक टेंटेटिव आंसर देते हैं अपनी प्रॉब्लम को, हम अपने आप से एक टेंटेटिव आंसर सोच के रखते हैं जो हमें लगता है, और उसके बाद हम उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि वो सही है या गलत है। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं बहुत सारी। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, जैसे रिसर्चर नैरोज द फोकस ऑफ द डेटा कलेक्शन एफर्ट एंड इज एबल टू डिज़ाइन, मतलब हाइपोथेसिस की वजह से उसकी रिसर्च एकदम फोकस हो जाती है कि उसने किसके ऊपर काम करना है। एडवांस पोटेंशियल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, तो एक तो ये डेफिनेशन है कि एक हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एडवांस सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। मतलब हम अगर हमें लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसके पीछे हम पहले से ही एक सॉल्यूशन ढूंढ के रखते हैं जो टेंटेटिव होता है, मतलब वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसका सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको वो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला जो अभी एग्जांपल दिया था, अगर मैं उसमें मेरा हाइपोथेसिस बनेगा तो वैसे बनेगा कि पहला ये बनेगा कि ऑनलाइन टीचिंग से कोई कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ऑनलाइन टीचिंग से बच्चों की परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन परफॉर्मेंस ड्यू टू ऑनलाइन टीचिंग। तो मेरा ये हाइपोथेसिस बन गया है कि ऑनलाइन टीचिंग से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन सेम ही होते हैं। मैंने ये अपना हाइपोथेसिस बना लिया, मतलब एक ये आंसर मान के चला मेरी प्रॉब्लम का कि ये आंसर हो सकता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब मुझे आगे ये चीज़ एविडेंस के साथ, डेटा कलेक्शन करके और एनालाइज करके एविडेंस के साथ ये प्रूफ करना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम इसमें कई बार आप आगे जाके पढ़ोगे कि हम दो हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। एक हाइपोथेसिस होता है जैसे मैंने ये बनाया है कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा हम बनाते हैं जो इसके ऑपोजिट होता है कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑफलाइन टीचिंग में बहुत फ़र्क है। तो हमारा दोनों में से कौन सा हाइपोथेसिस ट्रू होता है वो हमारी रिसर्च से पता चलता है। तो आपने सुना होगा जैसे कि एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। तो नल हाइपोथेसिस मतलब कि आप बोल रहे हो कि कोई डिफरेंस नहीं है, देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग, ठीक है। ऑल्टरनेट हो गया कि देर इज़ अ डिफरेंस, मतलब दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इसमें क्या है, ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप पता चलता है हाइपोथेसिस से, और क्लियर इम्प्लीकेशन पता चलती है कि हमने टेस्टिंग किस चीज़ की करनी है। अब जैसे, अच्छा चलो करेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। हाइपोथेसिस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एक तो ये वेरीफाइएबल होना चाहिए, आप उसको वेरीफाई करोगे तभी तो आप कहोगे कि ये वाला हाइपोथेसिस ठीक है और ये वाला गलत है। ऑपरेशनलाइजेबल होना चाहिए, मतलब आप उसको मेजर कर सको, वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसको मेजर किया जा सके, उसको टेस्ट किया जा सके। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज आपके पास है, मतलब जितनी नॉलेज अभी आपको रिसर्च से पहले है उसके बेस पे हाइपोथेसिस बनाना है। रिसर्च के बाद तो आप जस्ट उसको ट्रू या फॉल्स प्रूफ कर दोगे ना, तो आपको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेस पे आपका हाइपोथेसिस बनेगा। रिसर्च के बाद वो डिसाइड होगा कि वो हाइपोथेसिस ठीक था या गलत था। हाइपोथेसिस हैज इक्वल चांसेस ऑफ कंफर्मेशन एंड रिजेक्शन, तो वो आपका हाइपोथेसिस अगर ठीक है तो वो कंफर्म हो जाएगा, अगर ठीक नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस कैन बी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कंटेनिंग। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स कैसी होती है, जैसे मैंने अभी बोला कि देर इज़ नो डिफरेंस इन ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑफलाइन टीचिंग डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मतलब एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मैंने दे दी कि चाहे आप ऑनलाइन टीचिंग करा लो चाहे ऑफलाइन करा लो, बच्चों की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आता। अब ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है जिसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं, एक आंसर सजेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का। अब यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डज प्रैक्टिस विद द प्रेफर्ड हैंड इम्प्रूव प्रोफिशिएंसी ऑफ द नॉन प्रेफर्ड हैंड इन द मिरर। ड्राइंग एक्सपेरिमेंट। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम प्रेफर हैंड, क्या होता है प्रेफर हैंड, मतलब जिससे हम लिखते हैं, जैसे राइट हैंड वाले, राइट हैंडेड जो होते हैं उनका प्रेफर हैंड राइट हैंड होता है। तो अगर हम अपने प्रेफर हैंड से प्रैक्टिस करें, डज प्रैक्टिस विद द प्रेफर हैंड इम्प्रूव द प्रोफिशिएंसी ऑफ द नॉन। अगर हम मिरर की तरफ देख के अपने राइट हैंड से प्रैक्टिस करें तो क्या नॉन प्रेफर हैंड यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी भी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका हाइपोथेसिस कैसे बना, प्रैक्टिस विथ प्रेफर हैंड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। एक वो दे दिया, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे दी कि हाँ प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो उससे हमारी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अब बाद में इसको वेरीफाई करना है कि ये ठीक है या गलत है। तो हाइपोथेसिस मतलब आपने अपनी तरफ से एक आंसर दे दिया। आर मेल रैट्स मोर एक्टिव देन सम स्ट्रेन ऑफ फीमेल रैट्स ड्यूरिंग द 6 day पीरियड स्पेंट इन द एक्टिविटी केज। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि क्या मेल रैट्स ज़्यादा एक्टिव हैं फीमेल रैट से। जितने दिन उन्होंने 6 दिन जो एक एक्टिविटी केज में बिताया उसमें वो मेल रैट ज़्यादा एक्टिव थे रादर देन फीमेल। अब इसका हाइपोथेसिस क्या लिखा हमने, दैट मेल रैट्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली मोर एक्टिव, मतलब हमें नहीं लगता कि मेल रैट ज़्यादा एक्टिव थे। तो ये हाइपोथेसिस हो गया। अब ये रिजेक्ट भी हो सकता है और कंफर्म भी हो सकता है। हाइपोथेसिस का फंक्शन क्या होता है कि किस चीज़ पे हमने अपनी स्टडी फोकस करनी है वो पता चल जाता है कि हमने क्या चीज़ ढूंढनी है अपने रिसर्च में। स्पेसिफिक एस्पेक्ट पता चलता है रिसर्च प्रॉब्लम का जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेट करना है। डेटा कौन सा कलेक्ट करना है ये क्लियर हो जाता है और ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है हमारी स्टडी में। द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस गोज थ्रू 3 phases। पहले तो आप हाइपोथेसिस जो है वो फॉर्मुलेट करो, फिर आप डेटा कलेक्ट करो और उस डेटा को एनालाइज करके ये बताओ कि आपका जो हाइपोथेसिस था, हंच मतलब आपने जो अपने अंदाजे से हाइपोथेसिस बनाया था वो ट्रू आया कि फॉल्स आया। फिर आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, क्योंकि बार बार हम ऊपर वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर हम जनरल टर्म देखें, वेरिएबल का मतलब होता है जो कोई भी चीज़ जो वेरी होती है। वेरी का मतलब चेंज होती है, थिंग दैट इज चेंजेबल। तो ये वेबस्टर डिक्शनरी का वो है डेफिनेशन। और वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर एक ही वैल्यू हो गई तो वो तो कांस्टेंट हो गया ना। कांस्टेंट मतलब जिसकी एक ही वैल्यू होती है, कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। अब जैसे SOR जो मॉडल है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। एस का मतलब हो गया स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम सेंस कर सकते हैं, जैसे लाइट हो गई या साउंड हो गया, एनर्जी हो गई, कुछ भी। ओ इज़ द सिंबल ऑफ ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, मतलब जो हमारे एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए या साइकोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे हमारी एज हो गई, हमारा वेट हो गया या फिर हार्ट रेट हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ये ओ हो गया। ये वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं। आर मतलब हमारा रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स मतलब हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलाई को देख के। तो ये SOR मॉडल हो गया, स्टिमुलाई, ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स। तो ये तो एक हो गया। दूसरा, क्लासिफिकेशन में और भी वेरिएबल्स हैं, जैसे ये बहुत सारे आपको यहाँ वेरिएबल्स दिख रहे होंगे, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट पहले होता है, फिर डिपेंडेंट होता है, फिर एक्सट्रेनियस, इंटरवीनिंग, एक्टिव वेरिएबल, एट्रीब्यूट वेरिएबल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। इसमें से ज़्यादातर जो मेनली आपको बार बार यूज़ में आएंगे वो ये 4 ही आएंगे। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। ये बाकी 4 इतने ज़्यादा आपको यूज़ में नहीं आएंगे। तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग। तो इसमें आगे
इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है। इसमें दो चीज़ें समझनी है आपने। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इसकी वजह से मैनिपुलेट होता है। एक मैं पहले एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ। जैसे मान लो किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, और वो स्मोकिंग तब करता है जब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जब भी स्ट्रेस होता है वो स्मोकिंग करता है। अब इस चीज़ को अगर हम साइकोलॉजिकली रिसर्च करेंगे तो एक तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बनेगा कि क्या स्ट्रेस की वजह से स्मोकिंग हैबिट और ज़्यादा वर्स हो जाती है। इसका हाइपोथेसिस ये बन सकता है कि सपोज हमने ये कहा कि नहीं, स्ट्रेस का स्मोकिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमारा हाइपोथेसिस है। So there is no significant relation between the level of stress and the habit of smoking, increase in habit of smoking. अभी हमने हाइपोथेसिस बना दिया, हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो हमारे दो वेरिएबल क्या हो गए, एक तो लेवल ऑफ स्ट्रेस हो गया एंड हैबिट ऑफ स्मोकिंग हो गया। तो इसमें क्या होगा कि रिसर्चर जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो जिन लोगों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या जिनको भी ऑब्जर्व किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करने से क्या करते हैं वो। तो मैनिपुलेशन किस में होगी, स्ट्रेस लेवल में होगी। स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज करके देखा जाएगा, और इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने से स्मोकिंग पे क्या इफेक्ट होगा ये नोट किया जाएगा। तो जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके ऊपर हम उस मैनिपुलेशन का असर देख रहे हैं वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दोनों वेरिएबल ऐसे होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है। इसमें भी इन्होंने दो टाइप बताए हैं, एक होता है एस टाइप और एक होता है ई टाइप। ई टाइप होता है जिसको एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे अगर मान लो हमने ये देखना है कि नॉइज से लोगों की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर कहीं पे नॉइज हो तो उनकी परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम नॉइज़ को तो मैनिपुलेट करेंगे ना, क्योंकि कभी हम नॉइज़ ज़्यादा करके देखेंगे, कभी हम नॉइज़ कम करके देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम उसको वो कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो हो गया ई इंडिपेंडेंट टाइप ई, मतलब एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेट कर रहे हैं। कभी कंटिन्यूस नॉइज़ आएगी, कभी इंटरमिटेंट आएगी। कंटिन्यूस नॉइज़ आ रही है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, रुक रुक के आ रही है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, नॉइज़ नहीं आ रही तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जो हम एक्सपेरिमेंटली चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो तो टाइप ई हो गया एक्सपेरिमेंटली। दूसरा टाइप एस होता है जहाँ पे हम सिलेक्शन के टाइम पे ही मैनिपुलेशन कर देते हैं। सिलेक्शन के टाइम पे मतलब हम अलग अलग सिलेक्शन ही अलग अलग बेस पे करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे। तो जैसे सपोज अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई रिसर्चर है, वो ये रिसर्च करना चाहता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द एज ऑफ द वर्कर, कि जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे कह लो कि आप कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसके काम करने का या काम प्रोड्यूस करने का जो रेट है उसकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या होगा, वहाँ पे कुछ वर्कर्स को सेलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। तो एज के बेस पे उनको सेलेक्ट करा जाएगा और उसके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। मतलब 16 से 16 टू 55 ईयर्स के बीच के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएंगे एज वाइज। तो वो जो एज वाइज हमने मैनिपुलेट किया है वेरिएबल्स को, उनको बोलेंगे टाइप एस वेरिएबल, क्योंकि हमने सिलेक्शन के टाइम पे करा है। तो उन सबका अब हम आपस में कंपेयर करेंगे कि कौन सी एज का, मतलब 16 टू 20 वाले एज की कैसी परफॉर्मेंस थी, 20 टू 26 वाले एज वालों की कैसी थी। ऐसे हमने एज वाइज मैनिपुलेशन करी है, तो ये हो गया एस टाइप वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है जहाँ पे हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। फिर उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर देखा जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल विच अपीयर्स, डिसअपीयर्स, रिमूव्ड और वेरीज व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेगा तो उसकी वजह से जो दूसरा वेरिएबल चेंज होगा वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एक हाइपोथेसिस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीजेज, एरर डिक्रीजेज। जितना ट्रायल हम बार बार करेंगे उतनी एरर कम होगी।
ये हमारा हाइपोथेसिस है कि हमने ये मान लिया है कि जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना एरर कम होगी। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल, क्योंकि ये हम अपने कंट्रोल में है हमारे। लेकिन क्या इसका असर हमारे एरर कम होने पे होगा कि नहीं होगा? तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एरर्स कमिटेड बाय द सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इंडिविजुअल विद फीबल माइंडेड हैव लोअर इंटेलिजेंस देन डू इंडिविजुअल हुज पेरेंट्स वर नॉट फीबल माइंडेड। मतलब जिनके पेरेंट्स फीबल माइंडेड थे उनकी इंटेलिजेंस कम होती है, और जिनके नहीं थे एज कंपेयर टू उनसे, मतलब जिनके पेरेंट्स फीबल माइंडेड नहीं हैं। फीबल माइंडेड मतलब एक तरीके से लगा लो वीक माइंडेड है, तो जिनके पेरेंट्स वीक माइंडेड होते हैं उनके बच्चों में भी लोअर इंटेलिजेंस होती है देन दूसरे जिनके नहीं होते। तो ये हाइपोथेसिस है। तो मतलब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फीबल माइंडेडनेस इन द पेरेंट्स। और डिपेंडेंट क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल, मतलब उनके बच्चों की बात कर रहे हैं डिपेंडेंट। तो पेरेंट्स के अंदर फीबल माइंडेडनेस है या नहीं है वो इंडिपेंडेंट हो गया, और उसकी वजह से बच्चों में भी फीबल माइंडेडनेस आ रही है या नहीं आ रही है वो डिपेंडेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है सिंपली, जो कॉज होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल करता है, और जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट पे होता है। तो ये फर्क है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो होते हैं जो रियल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कभी कभी हमारी रिसर्च में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो जो हम यूजुअली अपने स्टडी में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन रिसर्च में कहीं ना कहीं उसकी वजह से डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। डिफरेंस कैसे आता है, जैसे मान लो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको हार्ट डिसीज़ बहुत जल्दी होता है, ऐसा हमारा हाइपोथेसिस है। हमारा एक वेरिएबल हो गया स्मोकिंग, दूसरा हो गया कोरोनरी हार्ट डिसीज़। लेकिन इसमें क्या है, कई बार उसकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी तो फ़र्क पड़ जाता है। कई बार क्या होता है, लोगों की डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब होती हैं, उस वजह से उनको हार्ट डिसीज़ होता है, उन्हीं लोगों को जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जो जो स्मोकिंग करते हैं, या उनकी एज की वजह से उनको हार्ट डिसीज़ हो गया है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी एज हो सकती है, उनकी हैबिट हो सकती है, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग हो सकती है, या साथ में वो कुछ और भी ले रहे हैं अगर। तो हमारी रिसर्च में तो हमने सिर्फ ये देखा कि जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट डिसीज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें ये वाले फैक्टर भी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे इनकी वजह से भी तो फ़र्क आता है। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, और इनको तो हमने अपनी स्टडी में मेजर ही नहीं किया, हमने उनकी एज को मेजर नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखा कि वो स्मोकर्स हैं और उनको हार्ट डिसीज़ है या नहीं है। उनकी एज और उनकी डाइटरी हैबिट, उनकी ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, या साथ में अगर वो कुछ और भी ले रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं देखी गई। तो उसकी वजह से हमारी स्टडी के रिजल्ट जो है वो ज़्यादा जेन्युइन नहीं आए हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल भी उसी तरीके से होते हैं, जहाँ पे वेरिएबल जो इंटरवीन करते हैं, इंटरवीन करने का मतलब है हमारी स्टडी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे टेबल बना के दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, स्मोकिंग, जिसको हम कॉज मान रहे हैं कि इसकी वजह से हार्ट डिसीज़ होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल हार्ट डिसीज़ हो गया क्योंकि स्मोकिंग की वजह से होता है। अब उसके बीच में उस पर्सन की एज फैक्टर भी हो सकता है, टाइम ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्मोकिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये सारे हमारे एक्सट्रेनियस इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हो गए। आगे और भी कुछ छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्टिव वेरिएबल हो गया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंटर एक्टिवली काम कर रहा है। एट्रीब्यूट वेरिएबल हो गया विच इज़ नॉट मैनिपुलेटेड बट मेजर्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर। तो जैसे कई बार क्या होता है कि जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी एज, उसका जेंडर, उसका इंटेलिजेंस, उसका कास्ट, ये सब चीज़ें हम मेजर कर लेते हैं सिर्फ अपने डेटा के लिए, हम उसको मैनिपुलेट नहीं करते, तो वो एट्रीब्यूट वेरिएबल हो गए। और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वेरिएबल का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम मेजर कर पाते हैं क्वांटिटी में, जैसे एज हो गया, इंटेलिजेंस लेवल हो गया, या साउंड की जो नंबर्स में हम कर पाते हैं वो क्वांटिटेटिव होता है, और जो नंबर्स में नहीं कर सकते जैसे सेक्स, रेस, जेंडर, रिलीजन, तो ये क्वालिटेटिव हो गए। उसके बाद लास्ट में आता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब ये है जिसको आप छोटे से छोटे यूनिट में नाप सकते हो।
जैसे किसी की एज को आप ईयर्स, मंथ, डेज में भी नाप सकते हो, ठीक है, छोटे 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 यूनिट्स में नाप सकते हो। तो ये तो हो गए कॉन्टिन्यूअस। जैसे टाइम होता है ना, टाइम को हम आवर्स में, उसके बाद हम उसको मिनट्स में, फिर उसको सेकंड्स में, और चाहे तो हम मिली सेकंड्स में। तो ऐसे हम उसको छोटे से छोटे उसमें नाप सकते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गया। डिस्क्रीट वेरिएबल होता है जिसको हमने पूरा एक लेना ही पड़ता है, उसको आधा नहीं कर सकते। जैसे सेकंड में हम आधा सेकंड भी तो लेते हैं, हाफ सेकंड। दिन में हम आधा दिन भी तो लेते हैं, हाफ डे। लेकिन क्या अगर हम नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स गिनते हैं मान लो किसी के, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना हाफ मेंबर। तो जो चीज़ हाफ नहीं करी जा सकती या छोटी नहीं करी जा सकती, जिसको पूरा का पूरा एक लेना ही होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ऐसे एग्जांपल है यहाँ पे, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स हो गए जैसे, या नंबर ऑफ कार्स हो गई। किसी के पास नंबर ऑफ कार्स कितनी है, तो आधी कार तो आप नहीं कहोगे ना, एक ही कहोगे या दो कहोगे, इससे ज़्यादा ही कहो। तो वो हो गए डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो ये चैप्टर, ये वाला यूनिट अब खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।